बचपन में ही सुधा के सिर से माँ बाप का साया उठ गया था। दादा दादी ने मासूम सुधा की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली और सुधा उनकी देख रेख में बड़ी होने लगी। बचपन से ही उसे संस्कारों की घूंटी पिलाई जाने लगी और सुधा हर काम सलीके से करती थी, इसलिए दादा दादी की बेहद लाडली थी। हूँ यही एक पोती है क्या इनकी? जब देखो तब सुधा सुधा। मेरी रिया तो इनको दिखाई ही नहीं देती, जैसे इनकी कुछ लगती ही नहीं। सुधा की चाची अपनी गुस्सा चाचा जी पर उतार रही थी। तुम भी शोभा, अब क्या बोलूं, रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। कभी प्यार से उस बिन माँ की बच्ची से बात कर लिया करो। विनोद पत्नी को समझाते हुए बोले। तुम तो उससे भूलकर भी प्यार से बोलती नहीं और चाहती हो माँ बाबूजी भी न बोले। मुझे तुम्हारी यही एक बात अच्छी नहीं लगती। हम क्यों अच्छे लगेंगे? सारा कुछ कर दो भाई साहब की लाडली के नाम। सुधा को उसकी चाची बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शायद सुधा की खूबसूरती उनकी आंखों में खटकती थी। इसके विपरीत सुधा को जब भी समय मिलता चाची की मदद करने आ जाती थी। चाची की बड़ी बेटी रिया सुधा की हम उम्र थी, पर चाची ने उसके मन में भी सुधा के लिए जहर भर रखा था। यही कारण था कि वो भी सुधा से जलती थी। रिया की आदत थी जो सुधा को मिले वही उसे भी चाहिए। उसने दादाजी को सुधा को पैसे देते देखा तो तुरंत माँ के पास भागी। माँ कहाँ हो, क्या हुआ, क्यों चिल्लाकर घर सिर पर उठाई हो? माँ, दादी माँ ने सुधा को नए सैंडल के लिए 200 रुपये दिए। मुझे भी चाहिए। अभी पिछले महीने तो तूने नए सैंडल खरीदे थे, फिर क्यों नए चाहिए? यह माँ बाबूजी जानबूझकर मेरे बेटी के साथ सौतेले व्यवहार करते हैं। तू रुक, मैं बात करती हूँ। बाबूजी, इस घर में मेरे भी बच्चे रहते हैं, पर शायद आपको दिखाई नहीं देते। क्या हुआ बहू? दिनेश लाल जी बोले। क्यों अनजान बनते हो बाबूजी? इस घर में और भी बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोच लिया कीजिए। सुधा को किस बात के लिए पैसे दिए हैं आपने? बहू, मैंने सुधा के लिए एक लड़का देखा है और वो लोग 1-2 दिन में उसे देखने आने वाले हैं। पुराने चप्पल पहनेगी तो लड़के वाले क्या कहेंगे? सुधा की शादी उसके दादाजी ने अपने मित्र के पोते से तय कर दिया। लो कर लो बात, इतना कांड रचा लिया और मुझे जानकारी भी नहीं। क्यों माँ जी? विनोद ने कहा वो तुम्हें बता देगा। क्या उसने नहीं बताया तुम्हें? हमें लगा तुम्हें सारी जानकारी होगी। सब समझ आ रहा है मुझे। मेरे खिलाफ हमेशा ही षड्यंत्र रचे जाते हैं। शोभा बड़बड़ाते हुए चली गई। 2 दिन बाद रघुवीर कुमार अपने बेटे, बहू और पोते समीर के साथ सुधा को देखने आ गए। दिनेश लाल जी घर में कोई कलह नहीं चाहते थे, तो खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए हलवाई बुलवा लिया था। यह देख शोभा बहुत खुश हो गई और अच्छी बनने का दिखावा करती रही। आपकी पोती तो हमें पसंद आ गई दिनेश। अब फैसला मेरे बच्चों के हाथ में है। सुधा के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। समीर के माता पिता बोले। सुधा हमें भी पसंद है अंकल जी। बच्चों को अकेले में बात कर लेने देते हैं, वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। दोनों को अंदर कमरे में भेज दिया जाता है। थोड़ी देर में ही समीर वापस आकर और आ, आ गया और माँ के कान में धीरे से कुछ कहकर चुप बैठ गया। रघुवीर, क्या बात है समीर? क्या तुम्हें सुधा पसंद नहीं है? सुमित की माँ रेखा बोली। नहीं नहीं अंकल जी, हमें यह रास्ता मंजूर है। रेखा मुस्कुराते हुए बोली। सुधा बेटा, आप क्या चाहती हो? सुधा को भी समीर पसंद आया, वो भी हाँ कर देती है। दोनों के फ़ोन पर बातचीत शुरू हो गई थी। सुधा मन ही मन समीर को चाहने लगी थी। समीर भी सुधा को बहुत प्यार करने लगा था। सुधा के लिए इतना सुंदर घर और वर्ग और इतनी खुशियाँ चाची और रिया को अखरने लगी। चाची अब इस कोशिश में थी कि काश सुधा की जगह रिया समीर की शादी हो जाए। सगाई की तैयारी शुरू हो गई थी। समीर शॉपिंग के लिए सुधा को साथ ले जाना चाहता था, पर चाची ने जबरन रिया को साथ भेजा ताकि वो मिल ना पाए। बहू, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? समीर और सुधा के साथ रिया का जाना जरूरी था क्या? हाँ जरूरी था माँ जी, दोनों जवान है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसका भुगतान तो मुझे और मेरी बेटियों को करना पड़ेगा। आप लोगों की जिंदगी कितनी दिन की है? दिनेश लाल जी और शारदा चुप बैठ गए। शोभा को जल्दी समझ आ गया कि समीर की माँ को समीर की शादी को लेकर आकांक्षाएं तो बहुत है, पर ससुर की बात का मान तो रखना ही था। यह सोचकर वो शादी के लिए राजी हो गई थी। शोभा को मौका मिल गया। समीर की माँ के लालच को परख उन्होंने अपना दांव खेल दिया कि अगर रिया और समीर की शादी होती है तो मनचाहा दहेज देगी। शादी के ठीक 2 दिन पहले समीर की माँ रेखा ने आकर नई मांगे सामने रख दिया। यह क्या कह रही हो बेटा? रघुवीर से मैं बात करता हूँ, उसे तो सब पता है, फिर भी यह अचानक? पिताजी क्या करेंगे? समीर मेरा बेटा है, मेरे भी कुछ सपने हैं। आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो अभी भी 2 दिन है, आप सोच लीजिए। रेखा की मांगों को पूरा करने में दादाजी सक्षम नहीं थे। वो हताश से रेखा को जाते देखते रहे। सुधा से दादाजी दादी की लाचारी देखी नहीं गई। वो शादी के लिए मना कर देती है। रेखा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम दिनेश अंकल को दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा कर आई हो, वह भी विवाह के 2 दिन पहले। तुम पागल तो नहीं हो?
क्यों, इसमें गलत क्या है? समीर मेरा भी बेटा है, मेरे भी कुछ अरमान है और यह मेरा हक है। आपको नहीं पसंद तो फिर मेरी जिद सुन लीजिए। अगर यह सब लिए बिना सुधा यहाँ आई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। माँ की जिद सुनकर समीर भी जिद पर अड़ गया। फिर मेरी भी जिद है कि मेरी जीवन संगनी सुधा बनेगी, नहीं तो मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। माँ, यह आप भी सुन लो, मुझे सोने की गुड़िया नहीं चाहिए। सुधा ने समीर का फोन रिसीव करना बंद कर दिया। शोभा ने रेखा से समीर और रिया के रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रलोभन दे दिया, जिससे रेखा ने स्वीकार कर लिया। घर में रिया की शादी की तैयारियां होने लगी। सुधा की बेचैनी देखकर दादा दादी की आंखों में आंसू बहने लगे। क्या सोच शारदा क्या सोचा था और क्या हो गया? मेरी फूल सी बच्ची के जीवन में इतना दर्द क्यों लिख दिया भगवान? सच्चा प्यार त्याग और समर्पण चाहता है। सुधा ने सबकी खुशी को ध्यान में रखते हुए सारा दर्द दिल में छुपा लिया। पर समीर ने विद्रोह करते हुए शादी के लिए मना कर दिया। विनोद भी मन ही मन चाहते थे कि कैसे भी सुधा का घर बस जाए। उन्होंने शोभा को भरम में रखते हुए रघुवीर कुमार और उनके बेटे से सुधा और समीर के रिश्ते को आगे बढ़ाने की फरियाद करने लगे। देखिए, मैं जानता हूँ रेखा भाभी के मन में दहेज का विष शोभा ने भरा है। मैं कलह कलेश के कारण चुप रह गया। मैं सुधा को जानता हूँ, वह घुट घुट कर मर जाएगी पर अपना दर्द किसी को नहीं बताएगी। वो रिया की शादी की तैयारी करती है तो करती रहे, पर सुधा के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। आप बस रेखा भाभी को मना लीजिए, मुझसे जो बन पड़ेगा वो खुशी से देने को तैयार हूँ। तभी बातचीत के बीच में समीर आ गया। अंकल, आप बेफिक्र हो जाइए, मेरी शादी सिर्फ सुधा से ही होगी। समीर की बात सुनकर विनोद वहां से संतुष्ट होकर चले गए। रेखा शादी की शॉपिंग करके लौटी तो देखा कमरे में बैग पैक करके रखे हुए थे। यह सब क्या है? मैं वापस दुबई जा रहा हूँ माँ। क्या? कल कल तेरी शादी है और तू जा रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और आप सभी चुप बैठे तमाशा देख रहे हो? रेखा गुस्से से बोली। माँ एक मिनट शांत हो पहले, फिर मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू कहीं नहीं जा रहा है। यह सारा सामान अंदर रखो, ठीक है? मत सुनिए, आपसे कुछ कहने का कुछ फायदा नहीं। आपने तो बेटे के लिए एक जिद्दी घमंडी बदतमीज लड़की का चुनाव कर लिया। आपने माँ होने का कर्तव्य निभा दिया। अब जरा मेरी का जवाब दीजिए। रिया की माँ ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी भतीजी की खुशियों की बलि चढ़ा दी। आपको क्या लगता है उनकी बेटी आपके घर को खुशियों से भरेगी? जवाब दीजिए माँ। सुधा ने अपने घर की सुख शांति के लिए कितना बड़ा त्याग कर दिया, वो नहीं दिखाई दिया। सबकी खुशियों को ध्यान में रखते हुए चुपचाप हालात के आगे समर्पण कर दिया। अब बताइए, दया और ममता से भरी हुई लड़की आपके घर को खुशियों से भरेगी या स्वार्थ में डूबी लड़की? फिर भी अगर आप सही है तो मैं आपकी खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी दाँव पर नहीं लगा सकता। बहू, बुरा मत मानना, पर कल जब तुम्हारे सामने समीर की ज़िंदगी कलह कलेश से भरी होगी तो क्या तुम खुश रह पाओगी? नहीं ना। अब भी समय है, मान जाओ और सुधा को स्वीकार कर लो। समीर की बातें सुनकर रेखा को समझ आ गई कि वो लालच में अंधी होकर कितना गलत करने जा रही थी। जो लड़की बहन का हक छीन कर खुश होती है वो मेरा घर क्या संभालेगी? मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, पर अब क्या बहू, मैं शोभा जी को मना कैसे करूँ? रेखा बोली। तुम हाँ कर कह दो, बाकी विनोद जी देख लेंगे। बस पहले से किसी से कोई बात नहीं करना, रघुवीर जी ने कहा तो रेखा ने गर्दन हिलाकर स्वीकृति दे दी। नियत समय पर बारात द्वार पर पहुंच गई थी। बारात की आवाज सुनकर सुधा भागकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। सामने की मेज पर रखा शादी का जोड़ा उसे मुंह चिढ़ा रहा था। सुधा, विनोद की आवाज सुनकर सुधा ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। जी चाचा जी अभी आई। सुधा उठकर बाहर निकल रही थी कि चाचा कमरे में आ गए। तू तैयार नहीं हुई अभी तक? साथ में आई लड़कियों से बोले। सुनो, जल्दी से इसे तैयार करके नीचे लेकर आओ, और यहाँ रखा है शादी का जोड़ा। पर चाचा जी तू चिंता मत कर। सुधा, तेरी चाची को अच्छे से समझा दिया है, अब सब ठीक है। चल जल्दी से तैयार हो जा, समीर इंतजार कर रहा है। विनोद मुस्कुराते हुए बोले तो सुधा शर्मा गई। विनोद मुस्कुराते हुए चले गए। सुधा और समीर की शादी हो गई और सुधा विदा हो गई। दिनेश लाल जी और शारदा सुधा का घर बस जाने से बहुत खुश थे। माँ, आप कुछ बोली क्यों नहीं? रिया माँ से झगड़ा कर रही थी। इतनी बड़ी साजिश, जैसे मैं सौतेली बेटी हूँ। माँ, कुछ बोलो तो। क्या बोलूँ? तेरे पिता ने तलाक के पेपर सामने रख दिए थे। मैं अनपढ़ इस उम्र में अलग होकर कैसे गुजर बसर करूँगी? लोग हंसेंगे, थूकेंगे मुझ पर कि अपने स्वार्थ के लिए अपनी भतीजी के साथ साथ अपना भी घर बर्बाद कर लिया। तेरे लिए अपना घर तो नहीं उजाड़ सकती थी।
तलाक के पेपर कहाँ है, जरा मैं भी तो देखूं। रिया पेपर मांग कर देखती है तो चौंक गई और सिर पकड़कर बैठ गई। माँ, पापा ने आपको पागल बनाकर सुधा की शादी करवा दी। यह तो एफडी के पेपर है जो दादाजी ने सुधा के लिए तुड़वाई थी। तो तुम्हें क्या लगा मैं सही में तलाक दे सकता हूँ? विनोद अंदर आते हुए बोले, मैं तुम लोगों जैसे स्वार्थी नहीं हूँ जो अपनी खुशी के लिए किसी की खुशियाँ छीन लूँ। शोभा, तुम्हारे कारण मैं कभी भी उस बच्ची को गोद में उठाकर प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ऐसा करता तो तुम कलह करती और उसके साथ-साथ माँ-बाबूजी का जीना मुश्किल कर देती। स्वार्थ कभी भी खुशियाँ नहीं देता शोभा। खुशी पाने के लिए त्याग और समर्पण भी चाहिए। यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, पर रेखा भाभी को समझ में आ गई और उन्होंने सुधा को बहू बनाने का फैसला कर लिया। अब जरा तुम भी कुछ अच्छे संस्कार रिया को देना शुरू कर दो तो बेहतर होगा। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं सुधा से दूर भागता रहा, पर फिर भी तुम उसकी ज़िंदगी में ज़हर ही घोलती रही। अब सुधर जाओ शोभा, बोलकर विनोद जाकर अपने बाबूजी के पास बैठ गए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब